स्किन केयर 3.0 कैसे टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली, डिजिटली अनफोल्ड होगा, इसमें ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे ज़्यादा फोकस होगा कि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस होगा, और क्या ये एआई ड्रिवन होगा? सब कुछ बहुत इंटरकनेक्टेड है। 200 तरीके के हाइड्रा फेशियल्स होते हैं, क्या सैलून ओनर्स का उस पर कोई हक नहीं है? महंगा ये पड़ जाएगा कि मैं सस्ता सा फेशियल करा लूँ, बट अब उसका जो आउटपुट आया उसको मैं करेक्ट कराऊँ, उसकी ट्रीटमेंट कराऊँ और एक पूरा प्रोसेस पहले अंडू करूँ अपनी स्किन डैमेज का, फिर स्किन को रिपेयर करके रेजिमेन में आऊँ, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। जो इन्फ्लुएंसर्स डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं और वो कॉन्स्टेंटली स्किन केयर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि स्किन केयर ब्रांड्स उनके पास बार बार जाते हैं, उस पर आपका क्या टेक है? बहुत ही अलग बात हो गई, वो तो कहीं उसके आसपास भी नहीं है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने स्किन फेयरनेस की क्रीम्स पर कंटेंट बनाना बंद कर दिया। आपको गोरा होना है, आपको टैन हटाना है, आपको स्मूथ स्किन चाहिए, आपको ग्लो चाहिए, आप ये लगाइए। प्रोडक्ट्स को ऐसे फॉलो करना ब्लाइंडली इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर एनीबॉडी। हम बोलते हैं नेचुरल इज ऑलवेज बेटर। There's nothing like natural, really. What is natural? Can I preserve a banana? How can I say कि bottle में ये product आया और ये natural है? कौन सी सनस्क्रीन लगानी है, एक क्वेश्चन कभी आंसर ही नहीं होता। More than the fact कि SPF 30 है, 50 है, 80 है, बालों पे भी लगा सकते हैं। उसमें से 7 लोगों के लिए वो products ठीक नहीं होंगे, then that is wrong. 98% patients आएंगे और कहेंगे डॉक्टर मुझे minoxidil यूज नहीं करना है। Why? Because Google says so. पता है कि सोशल मीडिया ने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया है। कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, इंडियंस के लिए अचीव करना इम्पॉसिबल है। बट मेरी जेनेटिकली तो स्किन वो है ही नहीं। येस, विच इज़ अनफेयर, बट नेगेटिव रिव्यू डालने में किसी को 1 मिनट लगता है एंड अच्छा रिव्यू डालने में शायद हम 10 बार ही सोचेंगे। डॉक्टर स्किन केयर 1.0 में बेसिक क्लेंजर्स, मॉइस्चराइजर्स पढ़ाए गए। 2.0 में डिजिटली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पढ़ाए गए, विटामिन सी। अब स्किन केयर 3.0 कैसे टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली, डिजिटली अनफोल्ड होगा, इसमें ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे ज़्यादा फोकस होगा कि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस होगा, और क्या ये एआई ड्रिवन होगा कि ये आज भी इसके अंदर मैनुअल इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स रहेंगे? ऑल थ्री। सो अब जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी अवेयरनेस बहुत बढ़िया हो गई है। दे हैव गॉन बियॉन्ड CTMs, दे आर वेल अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स। उनको लेजर्स के बारे में पता है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, उनको पता है FDA अप्रूव्ड क्या है। अब जो होगा इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट SOPs, इट्स गोइंग टू बी अबाउट डर्मेटोलॉजिस्ट, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस के थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स कैसे कस्टमाइज करे जाएंगे डिपेंडिंग ऑन इंटरनेशनल ट्रेंड्स एंड कंसिडरिंग द फैक्ट लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना अवेयर हो गए हैं, दे वांट टू पिक अप इंटरनेशनल ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल स्किन केयर हैबिट्स फॉर देमसेल्व्स। आप कोई केसेस बता सकते हैं जहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर पेशेंट आया, वो पेशेंट इतना स्टडीड था, उसको इतना वेल अवेयर था कि आपको भी स्किन केयर के रिजीम से, जो एक ट्रेडिशनल स्किन केयर का रिजीम था, उससे निकाल कर एक फ्रेश स्किन केयर के रिजीम को देने में आपको काफ़ी मेहनत लगी? यस, ऑफ कोर्स। एक मेरी क्लाइंट है, शी एक्चुअली स्टेज इन अमेरिका बट शी ट्रैवल्स टू कोरिया to get her skincare treatments done and she also comes to me. Wow. So now you can understand वो अमेरिका में भी ट्रीटमेंट कराती हैं, कोरिया में भी ट्रीटमेंट कराती हैं और मेरे पास इंडिया में भी आके ट्रीटमेंट कराती हैं and she's happy with all three countries, so to say. Now when she comes to me, मुझे हर बारी अपनी 2 या 3 टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करना पड़ता है फॉर हर स्किन केयर, फॉर हर स्किन टाइप and for the expectation that she has for her result when it comes to her skin glow, when it comes to treatment of her uneven tone, when it comes to her anti-aging needs. तो हमेशा मुझे 2 या 3 टेक्नोलॉजीज़ को कस्टमाइज़ करना पड़ता है and it is never the same. It's always a different technology among so many that I have in my own clinic and center. मुझे हमेशा कोई ना कोई अलग टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई अलग इंजेक्टेबल की कॉम्बिनेशन करनी पड़ती है, which is different from my standard SOPs that I lay down as a general guideline. But then of course, because itni well traveled hai wo, she's so well educated, she's so well aware, we always have to customize what we regularly do also for others. आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो आज की डेट में सिर्फ फॉलो ही इन्फ्लुएंसर्स को करते हैं, उनके हैक्स देखते हैं, उनके बताए हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। जब वो क्लिनिक में आते हैं उनके चेहरे ख़राब हो चुके होते हैं। आप कैसे उनके साथ डील करते हैं? So
आई एम ग्लैड आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, बिकॉज ये प्रॉब्लम पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड टाइम्स हमने बहुत डील करी थी, बिकॉज सडनली ड्यूरिंग कोविड स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स बहुत बढ़ गए थे एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज बीइंग गिवन आउट एंड अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू स्किन केयर, जबकि वो पहले शायद इतना करते भी नहीं थे। एंड शायद इनमें से काफ़ियों ने ऐसे प्रोडक्ट्स जस्ट ऑन सम इन्फ्लुएंसर्स रिकमेंडेशन यूज़ करना शुरू करे, जिससे उनकी स्किन का बैरियर ख़राब हुआ। सो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी एज डॉक्टर्स शुरुआत में, फॉर अ few years post this sudden increase in skincare trend because of influencer influence. So स्किन बैरियर को पहले तो जो सारी इरिटेशन हुई है लोगों की स्किन में, जैसे फॉर एग्जांपल रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हैं लोग। नाउ रेटिनॉइड्स, हम एज डॉक्टर्स भी डिफरेंट जनरेशन ऑफ रेटिनॉइड्स हैं, डिफरेंट ग्रेड्स, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ, डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ रेटिनॉइड्स है, किस में कब कितने दिनों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, हम भी बहुत कस्टमाइज करके फॉर एवरी पेशेंट हम सजेस्ट करते हैं। ना इफ़ अ इन्फ्लुएंसर इज गिविंग अ जनरल रिकमेंडेशन, मे बी मेरे लिए वो ठीक हो, आपके लिए ठीक ना हो, या आपके लिए ठीक हो और मेरे लिए ठीक ना हो। अगर मेरी स्किन के लिए ठीक नहीं है तो इट विल स्पॉइल माई स्किन, एंड एज अ इफेक्ट ऑफ दैट बहुत सारे हमने देखा पेशेंट्स के स्किन बैरियर ख़राब हुए हैं। हमें एफर्ट लगा, वो पूरा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो स्किन में इनिशिएट हो गया था, स्किन थिनिंग इनिशिएट हो गई थी, काफ़ी समय, काफ़ी मंथ्स, ईयर्स लगे हैं कई पेशेंट्स के साथ वो सेटल करके, फिर दोबारा स्किन बैरियर रिपेयर करके देन करेक्ट रेजिमेन में उनको लाना। सोशल मीडिया रिकमेंडेशन को फॉलो करना ब्लाइंडली, प्रोडक्ट्स को ऐसे फॉलो करना ब्लाइंडली इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर एनीबडी। कोई ऐसे स्किन केयर मिथ्स हैं जो बार बार आपके पास आपके ओपीडी में आते हैं, जो आप बताना चाहते हैं और जिस पर आप लोगों को एक तरीके से एडवाइजरी देना चाहते हैं कि इस कुएं के अंदर बार बार ना गिरें? टू थिंग्स, दो चीज़ें जो लोग बहुत कॉमनली करते हैं। पिंपल हो गया, उस पर टूथपेस्ट लगा लो। गोरा होने के लिए नींबू रगड़ लो अपने चेहरे पे। बोथ ऑफ दीज एंटिटीज, प्रोसीजर्स या टेक्निक्स जो हम घर पर अपनाते हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हैं। सो इनवेरेबली हमने बहुत सारे इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस देखे हैं, बट मैंने किसी का पिंपल जाते हुए नहीं देखा विद अ टूथपेस्ट, ना मैंने किसी को गोरा होते हुए देखा विद लेमन। तो बट हाँ, इरिटेशन ज़रूर हो जाती है, और वो इरिटेशन को सेटल करके स्किन का डैमेज रिपेयर करने में टाइम बहुत लूज हो जाता है, स्किन हमारी थोड़ी पीछे ही चली जाती है इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग। एज डॉक्टर्स, एजुकेटिव कंटेंट पर गारंटी कब ली जाए कब ना ली जाए? बहुत सारे डीएम्स आते हैं डॉक्टर्स को भी, आई एम श्योर आपको भी आते होंगे, जहाँ पर पेशेंट्स पूछते होंगे आप गारंटी दे रहे हो कि नहीं। गारंटी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। देयर इज़ नो गारंटी विद एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, बिकॉज ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, सब कुछ बहुत इंटरकनेक्टेड है। हम बार बार स्किन को सिर्फ एज अ ऑब्जेक्ट या एन ऑर्गन ऑफ ब्यूटी ले रहे हैं, बट ये ऑर्गन है। सो बाईपास के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कभी आपको ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। नो, सो देयर इज नो गारंटी इन ह्यूमन बॉडी। सो एज डॉक्टर्स हम कभी गारंटी नहीं देंगे, वी वुड वांट टू डू द बेस्ट फॉर यू, बट आपकी बॉडी उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेगी, कितनी टाइमलाइन में एक्सेप्ट करेगी, कैसा आउटपुट देगी, दैट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। दैट वुड नॉट, यू कैन जस्ट से आप ये करिए और गारंटीड आपको ये होगा, दैट कैन नॉट बी। बिकॉज मैं कब सोई, मैं कब उठी, मैंने क्या खाया, कितने दिन खाया, कैसे खाया, कहाँ से खाया, मेरे बाकी स्ट्रेसेस क्या हैं, मेरे हार्मोनल चेंजेस क्या हैं, मेरे ईटिंग स्लीपिंग पैटर्न्स कितने वेरी कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन माई स्किन। हाउ कैन समबडी जस्ट से आप ये करिए, एक XYZ इंसान भी यही करेगा और ABCD इंसान भी यही करेगा और दोनों को सेम आउटपुट आएगा? हाउ कैन यू गारंटी दैट? क्या एआई आगे जाके डर्मेटोलॉजिस्ट को रिप्लेस कर देगा? कभी भी नहीं, नेवर। बिकॉज AI आपको आपका स्कैन कर लेगा, आपको डायग्नोसिस दे देगा, आपको ट्रीटमेंट सजेशंस दे देगा, बट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा ट्रीटमेंट की। दैट ओनली अ डर्मेटोलॉजिस्ट कैन डू। तो AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता आपके डॉक्टर को, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को तो बिल्कुल कभी नहीं रिप्लेस कर सकता। स्किन केयर एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हुए मुझे 15 साल हो गए हैं। मैं ऑर्कुट के टाइम से सोशल मीडिया पर हूँ, फेसबुक के टाइम से प्रमोशन भी कर रहा हूँ, और मैं आज तक एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, एटलीस्ट वाइल वर्किंग विद डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसके अंदर मैं ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट कर पाऊँ कि मैं पेशेंट्स को ये इस वे पर एडुकेट कर पाऊँ कि उनको ये समझ आए कि उनको इस रीज़न से एक सैलून जाना है
और इस रीज़न से एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि पेशेंट्स इतने कंफ्यूज रहते हैं कि उनको सैलून में कब जाना है और उनके पास डॉक्टर के पास कब जाना है, और जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक कूड़ा हो चुका होता है। सो आप हेयर कट कराने सैलून जाओ, दैट्स इट, रियली दैट्स इट। या आप थ्रेडिंग कराने चले जाओ, वो भी आपका डॉक्टर, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट लेजर हेयर रिडक्शन कर देगा आपके लिए। 200 तरीके के हाइड्रोफेशियल्स होते हैं, क्या सैलून ओनर्स का उस पर कोई हक नहीं है? सो हाइड्रोफेशियल पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कोई भी आजकल हाइड्रोफेशियल बोल रहा है, बट हाइड्रोफेशियल जो ओरिजिनल हाइड्रोफेशियल है दैट इज अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। सब बाकी क्लोन्स हैं। क्लोन्स तो बहुत ही अलग बात हो गई, वो तो कहीं उसके आसपास भी नहीं है। दे आर नोवेयर क्लोज टू व्हाट इज अ हाइड्रोफेशियल, बट दे आर जस्ट कॉलिंग इट हाइड्रोफेशियल। बट योर ओरिजिनल हाइड्रोफेशियल इज पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। वो वोटेक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है आपके डेड सेल को हटाने के लिए। आप वो कंपेयर नहीं कर सकते हो, जो आप कोई भी मशीन आप बोल दोगे कि हाइड्रोफेशियल, यू कांट कंपेयर पर दैट। फेशियल्स जब कराते हैं या कोई हेयर केयर कराते हैं तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें कि इसके लिए डोमैट के या एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना है या सैलून के पास जाना है? सो अगर मुझे अपनी स्किन का ध्यान अपनी स्किन टाइप के हिसाब से करवाना है, तो मुझे अपने स्किन एक्सपर्ट के पास जाना होगा, विच इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बट हाँ, अगर मैं जैसे सबके लिए सब कुछ हो रहा है और मैं भी अपने लिए वैसे ही कराना चाहती हूँ, देन आई विल गो टू अ सैलून। तो इसीलिए आपके सैलून के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपका हेयर कटिंग बहुत बढ़िया कर देंगे, हेयर कलर बहुत बढ़िया कर देंगे, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपकी वैक्सिंग आपको बर्न दे देगी, कहीं ना कहीं आपका फेशियल आपको कोई इरिटेशन या आपको कोई एक्ने दे ही देगा। बिकॉज फॉर ऑल यू नो मेरी स्किन कोई हार्मोनल चेंजेस को अंडरगो कर रही थी, बट क्योंकि वो सैलून की लेडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई और उसने ऐसा फेशियल कर दिया जो एक इंस्टेंट ग्लो के लिए था, बहुत हाइड्रेटिंग था, उन्होंने मसाज कर दिया, विग्रस मसाज कर दिया विद ऑयली प्रोडक्ट्स, तो मेरी तो ऑयल ग्लैंड जो ऑलरेडी इरिटेबल बैठी थी वो तो और क्लॉग हो जाएगी, मेरे को तो हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, पिंपल हो जाएगा। सो इज दैट लेडी टू बी ब्लेम्ड और एम आई टू बी ब्लेम्ड बिकॉज मैंने करेक्ट कॉन्शियस चॉइस नहीं करी? आई डिड नॉट टेक अ राइट डिसीजन फॉर माई सेल्फ when I have a choice. I have a choice to go to a dermatologist and get the right thing done for my skin. सो स्पेशली जब आपको लगता है कि आपकी, चलो अगर मैं कहती हूँ आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर वंस आप चले जाओ, आप करा लो। बट अगर आपको लग रहा है जो आज की दुनिया में, बिकॉज हमारी स्किन इतने चेंजेस से डील करती है थ्रू द एक्सटर्नल वेयर एंड टेयर बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, इतना स्किन गो थ्रू करती है दैट किसी ना किसी को कुछ ना कुछ स्किन इश्यूज होते ही हैं, कुछ टेंडेंसी होती है, कभी कुछ डिसऑर्डर होता है। सो इट्स बेटर कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कराओ, बट चलो फॉर वंस यू वांट टू से दैट मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, कभी कोई दिक्कत नहीं करी, तो चलो आप सैलून चले इसमें जाओ। कॉस्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है दोनों जगहों में डिफरेंशिएट करने में? कॉस्ट किसके लिए, व्हाट इज इट? फॉर एग्जांपल मुझे एक फेशियल करवाना है या एक मेडिकेटेड Yes, फेशियल but करना। cost किसका है? It is value for money. What is the cost? Cost is for your doctor's education. It's for your doctor's training. It's for your doctor's experience. It's for what your doctor is providing you in terms of technology for giving you the best results for your skin. It's the right ingredients and products that they're using for your skin. उसका cost है. That's value for money. It's not costly or it's not expensive. महंगा ये पड़ जाएगा कि मैं सस्ता सा फेशियल करा लूँ, बट अब उसका जो आउटपुट आया उसको मैं करेक्ट कराऊँ, उसकी ट्रीटमेंट कराऊँ और एक पूरा प्रोसेस पहले अंडू करूँ अपने स्किन डैमेज का, फिर स्किन को रिपेयर करके रेजिमेन में आऊँ, वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। जो इन्फ्लुएंसर्स डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं और वो कॉन्स्टेंटली स्किन केयर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि स्किन केयर ब्रांड्स उनके पास बार बार जाते हैं, उस पर आपका क्या टेक है? ठीक कर रहे हैं, करना चाहिए, प्रोवाइडेड वो रिस्पॉन्सिबली करें। दे शुड एजुकेट देयर ऑडियंस कि ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है या ये एक फार्मा कंपनी रेगुलेटेड सर्टिफिकेशन से वैलिडेटेड प्रोडक्ट है। मतलब आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से या आपके प्रॉपर फार्मा गाइडलाइंस के हिसाब से स्टडीड प्रोडक्ट है, उसकी सर्टिफिकेशंस कैसी हैं, उसका वैलिडिटी इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स अप्रोप्रिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट वेरीफाइड है या नहीं। अगर वो इस पूरे ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए एज अ रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर रेकमेंड कर रहे हैं, देन डेफिनेटली दे शुड डू दैट, बिकॉज मुझे लगता है इन अ वे वी आर इंक्रीजिंग द अवेयरनेस
about the products and also making our patients and people aware that वो कोई भी क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ ऐसे ही ना उठा लें क्योंकि किसी ने recommend किया. They should turn back, they should look at the ingredients. जो अगर वो जानेंगे ठीक से, सो दे themselves will also become aware, एंड जब हम एज डॉक्टर्स recommend करेंगे उनकी प्रिस्क्रिप्शन उनकी स्किन टाइप को स्टडी करके, हमारे लिए भी आसान होता है. पैकेजिंग का क्या रोल है और इंग्रेडिएंट्स का क्या रोल है जब आइडेंटिफाई करते हो एज सो पैकेजिंग में तो ऑफ कोर्स आपकी पैकेजिंग एक अट्रैक्टिव एंटिटी है आपको, फॉर यू टू feel attracted towards a product, but it also has further details. For example, expiry लिखा होगा उस पे, for example उसकी shelf life लिखी होगी, all of that also has to be studied. Ingredients completely लिखे हुए होने चाहिए. It should be percentage कितनी है, उसका कितने number of ingredients हैं, and what is the base of the product, what is the main active ingredient of the product. All of this should be mentioned clearly, and I think influencers also जब वो किसी product को recommend कर रहे हैं वो उसकी थोड़ी और detail बताएं. Not just that आपको गोरा होना है, आपको tan हटाना है, आपको smooth skin चाहिए, आपको glow चाहिए, आप ये लगाइए. Not like that. Why? क्यों? क्या है उसमें product? उसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, कितने दिन इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम केवल 6 हफ्तों के लिए देते हैं बिकॉज वो आपके स्किन का टैन तो हटा देंगे, बट आफ्टर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऊक्रोनोसिस. सम ऑफ दी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स कैन स्टार्ट कॉजिंग पिगमेंटेशन. सो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट 6 हफ्ते के बाद देगा ही नहीं वो. क्या इस वजह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने स्किन फेयरनेस की क्रीम्स पर कंटेंट बनाना बंद कर दिया? Yes, that's true. बिकॉज काफ़ी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपके डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन के अंडर ही प्रिस्क्राइब होने चाहिए और यूज़ होने चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो फेयरनेस के लिए थे उनमें स्टेरॉइड्स भी होता था, जो लॉन्ग टर्म में स्किन सेंसिटिविटी इशूज़, स्किन इन्फ्लेमेटरी इशूज़ कर रहे थे, लॉन्ग टर्म स्किन थिनिंग कर रहे थे. एंड दैट इज़ वाई, as I think that's a very important step that the celebrities and some of the influencers have taken, that उन्होंने fairness products को recommend करना बंद कर दिया है. आपके ओपीडी में कितने लोग ऐसे आते हैं जो इन्फ्लुएंसर रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं आज की डेट में? काफ़ी, let's say about 40%. 40% of my patients come in with something, with some information that they have from social media, जो वो सोचते हैं डॉक्टर मैंने ये पढ़ा बट मुझे लगा कि मुझे आपसे रिकमेंडेशन लेकर डिपेंड इन सब में से कि मेरे लिए क्या ठीक है. तो काफ़ी बारी उनमें से हम डिसाइड करके उनको बता देते हैं, काफ़ी बारी हम उनके लिए और बेटर रिकमेंडेशन क्या होगी या अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन क्या होगी देन हम वो सजेस्ट कर देते हैं. हम बोलते हैं नेचुरल इज ऑलवेज बेटर. इसका इस बात में कितना सच है स्किन केयर में? व्हाट इज नेचुरल? फूल, पत्ते? What is natural? There's nothing like natural, really. Let's just be, let's behave like intelligent, educated people. Natural क्या होता है? Can I preserve a banana without adding a preservative in it after 3 days? I can't. So how can I say कि bottle में ये product आया और ये natural है? There's nothing like natural. Unless आप जाओगे अपने garden में, आप एलोवेरा निकालोगे, उसका जेल निकालोगे और वो लगा लोगे, that is natural. But you can't just call a bottled product natural. I think it's unfair because आप उसमें chemicals add कर रहे हो. आप उसमें chemicals add कर रहे हो उसको constitute करने के लिए, उसको concentrate करने के लिए, उसको process करने के लिए, उसको preserve करके रखने के लिए, उसकी एक shelf life उसको देने के लिए. So you've added chemicals, no? There's nothing like natural, honestly. It's all what is a composition of right ingredients. एलोवेरा यूज करने वाले बहुत सारे पेशेंट्स आते हो ये ओपीडी में. कितने पेशेंट्स आप एलोवेरा वाले ट्रेंड के देखते हैं? कितने पेशेंट्स आप? हर दूसरा पेशेंट, सबके घर में एलोवेरा है. एंड एलोवेरा इज यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आपको बी स्टिंग हुआ, बी बाइट हुआ, मस्कीटो बाइट हुआ, आपने एलोवेरा लगा लिया. आपको बर्न हुआ, आपने एलोवेरा लगा लिया. पिंपल हुआ, एलोवेरा लगा लिया. आज तक फनीएस्ट क्या रहा है आपके पूरे जर्नी में जो डिजिटली इन्फ्लुएंस्ड रहा हो? आई थिंक टमाटर लगाना. मेरा टैन निकल जाएगा, मैं गोरी हो जाऊंगी, मेरा मेलाज़मा झाइयाँ ठीक हो जाएंगी मैं टमाटर लगा लूँगी तो. एंड टूथपेस्ट आई थिंक जब मैं कॉलेज में थी तब भी वो ट्रेंड था. एंड माई डॉटर जब टीनेज में है वो भी अब वो ट्रेंड कहीं ना कहीं से पकड़ कर आकर मुझसे क्वेश्चन पूछती थी, मम्मा टूथपेस्ट लगाने से मेरा पिंपल चला जाएगा क्या? एंड ये तो मतलब हर 10th पेशेंट आई थिंक आई डील विद
टूथपेस्ट के बाद इरिटेशन हो गई, पिंपल तो नहीं गया. सो ऑब्वियसली इट इज़ फनी. क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब आपको आपके पेशेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करने में आपको किसी तरीके की मदद देते हैं या हेल्पफुल रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं, बहुत रहे हैं. सो ट्रेंड्स तो ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर जोन है. ट्रेंड्स फॉलो करते हैं पेशेंट्स, वो आते हैं उसके बारे में पूछते हैं. काफ़ी बारी हम भी पढ़ते हैं. वी ऑल्सो इंक्रीज आर नॉलेज अबाउट द व्हाट इज़ ऑन गोइंग ट्रेंड. बट सबसे ज़्यादा खुशी होती है, एंड आई ऑलवेज हैव अ ग्लिटर इन माई आईज व्हेन अ पेशेंट इज़ टॉकिंग अबाउट something that they have heard on YouTube or on a gram, and they have understood it in terms of details. चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो स्किन केयर कोई प्रोसीजर हो, कोई ट्रेंड हो, कोई प्रोडक्ट हो. बिकॉज it's just beyond Google search. It's just beyond a generalized information. It is very specific and which is validated by an expert. एंड अगर किसी डर्माटोलॉजिस्ट को आप सुनकर आएँ तो बहुत ही बढ़िया. बिकॉज इट्स अ डिलाइट देन टू इंटरेक्ट विद सच अ पेशेंट, बिकॉज वी कैन जस्ट गो बियॉन्ड अ नॉर्मल रेगुलर कंसल्ट. इट्स मोर ऑफ अ इंटरैक्टिव कंसल्ट, customized and more based on what I can recommend and what the patient can comprehend and execute for me, for both of us to give a good result to the patient. Which social media platform do you recommend to create most content on as a dermatologist? मेरे एक्सपीरियंस में तो आई डोंट थिंक कोई भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म है. आई थिंक एज डॉक्टर्स, एज डर्माटोलॉजिस्ट, हमें हर प्लेटफॉर्म पे विजिबल होना चाहिए. बिकॉज ओनली थिंग इज़ कि आप उसका ट्रेंड, उसका एल्गोरिथम स्टडी करें एंड मेक इट उसके राइट कंटेंट, अप्रोप्रिएट कंटेंट बनाएं. बिकॉज यू नेवर नो आपका कौन सा ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको देखना चाह रहा है. एग्जैक्टली. सो बहुत सारे डोमैट्स के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. जब मैं कॉन्वर्जेशन कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे डोमैट्स इस बात पे बोलते हैं कि मैं तो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा हूँ या बना रही हूँ, या मैं यूट्यूब पे बना रही हूँ, मेरे को कंटेंट स्ट्रैटेजी में हेल्प करो. मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि किस प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं, किस पे करना चाहते हैं. तो यहाँ पर हम यही जवाब देते हैं, और हम लोग एज कंटेंट क्रिएटर्स ये समझाते हैं कि कंटेंट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक नहीं है, एल्गोरिदम सेंट्रिक है. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एल्गो फर्स्ट. अगर आप ये भूल जाते हैं कि आप एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी को, वहीं पर आप गलत होना शुरू हो जाते हैं. तो हमारा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप सब प्लेटफॉर्म्स पे काम करिए और ये देखिए कि कौन से प्लेटफॉर्म आपके लिए वर्क कर रहे हैं, किस कंडीशंस के लिए वर्क कर रहे हैं. अगर आप ग्राम पर फोकस कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड्स पर फोकस करें. अगर आप शॉर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड्स पे फोकस करते करते साथ में कीवर्ड बेस्ड सर्चेस पर फोकस कर रहे हैं. अगर आप लॉन्ग लेंथ वीडियोस बना रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ एन एक्सटेंशन टू गूगल. सो आप उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर बैक टू बैक लॉन्ग लेंथ कंटेंट बनाए जो एजुकेटिव इन नेचर है. अगर आप लिंक्डइन पे फोकस कर रहे हैं तो आप CXO लेवल को, या आप जो लोग जॉब्स कर रहे हैं या लोग ट्रेंड सेट कर रहे हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग में, उनको बताएं कि आप किस तरीके से अपनी रियल प्रैक्टिस को चेंज कर रहे हैं पेशेंट की एजुकेशन की जर्नी में, और आपको किस तरीके के लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपके क्लिनिक्स के अंदर, आपकी प्रैक्टिसेस के अंदर. अगर आप स्नैपचैट पर काम कर रहे हैं तो आप जेनजी को टारगेट कर रहे हैं या मिलेनियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कोई पर्टिकुलर नए प्लेटफॉर्म को जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिकली टिकटॉक पर है, आप उस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ के ट्रेंड्स फॉलो करने हैं. आपको ये समझना है कि एल्गोरिदम को जैसे ही आपने पकड़ लिया वैसे ही आपने अपनी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए. लेकिन एट द सेम टाइम ये समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटेंट एजुकेटिव इन नेचर होगा, कंटेंट रिकमेंडिंग इन नेचर होगा. अगर आपने कंटेंट को कैरी अवे करके एक ट्रेंड को ऐसे फॉलो कर लिया जहां पर कोई मिसगाइड हो गया तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी. तो एल्गोरिथम फर्स्ट, बट एट द सेम टाइम एवरी प्लेटफॉर्म नीड्स टू बी टारगेटेड. एंड आई डोंट जस्ट से दिस एज अ डिजिटल मार्केटियर, बट आई से दिस एज अ एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटियर. मैं आपके क्लिनिक को एक GMB लिस्टिंग से सर्च करता हूँ,
आपकी प्रोफाइल को पढ़ता हूँ, आपकी सर्विसेज देखता हूँ, आपका अबाउट देखता हूँ, आपके क्लिनिक के इमेजेस देखता हूँ, फिर रिव्यूज़ देखता हूँ, कुछ अच्छे रिव्यूज़ है, कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ है, बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर ना हो, बट वेट टाइम को लेकर हो, या फिर आपके रिव्यूज़ इस रीज़न से हो कि आपने गर्म कॉफ़ी नहीं पिलाई, या आप थोड़ा सा लेट हो गए 5 मिनट पिछले पेशेंट के साथ। उस वजह से मिक्स्ड रिव्यूज़ पढ़ने की वजह से एज अ प्रोस्पेक्टिव पेशेंट और अ क्लाइंट मेरे दिमाग में मिक्स्ड रिव्यूज़ आते हैं। तो क्या ये अनफेयर है? और अगर ऐसा है तो मुझे एज अ पेशेंट जीएमबी लिस्टिंग को किस नज़रिए से देखना चाहिए और डॉक्टर को किस नज़रिए से देखना चाहिए बिफोर गोइंग टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर? इतने सालों से हम प्रैक्टिस में हैं, जितने हमारे रिव्यूज़ हैं उससे प्रॉबेबली 10 टाइम्स ज़्यादा हम पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं। एंड बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जब हमारे ऑनेस्टली बहुत सेटिस्फाइड भी होंगे, बट नेगेटिव रिव्यू डालने में किसी को 1 मिनट लगता है, एंड अच्छा रिव्यू डालने में शायद हम 10 बार ही सोचेंगे। ऑल ऑफ अस हैव अ ह्यूमन टेंडेंसी और हम नहीं डालते हैं। तो मेरे हिसाब से आप स्टडी करिए। बिसाइड्स आपके डॉक्टर्स की भी रिस्ट्रिक्शन होती है। हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं, जो हमारी काउंसिल की गाइडलाइंस हैं, बिकॉज ऑफ विच हम ऐसा नहीं है हम हर पेशेंट के रिव्यू को कम्प्लीटली रिप्लाई कर पाएँ, क्योंकि हम टू रिजर्व पेशेंट आइडेंटिटी एंड ट्रीटमेंट जो हमने उनकी करी है उनकी प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए हम पूरा उनका आइडेंटिटी एंड ट्रीटमेंट को रिवील भी नहीं करते हैं इन इसके द। साथ आपको ये भी लगता है कि डॉक्टर्स प्रोडक्टाइज हो गए हैं? येस, विच इज़ अनफेयर। प्रोडक्टाइज से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमें होटल के जैसे ट्रीट किया जाता है। वी आर नॉट अ रेस्टोरेंट। यू रियली कांट रेट अ डॉक्टर, and you can't rate a doctor just on the basis of a few experiences that you've had with the doctor. The doctor's taken years before he sat in that position to treat you, and it's unfair to just rate a doctor just basis on what I felt like today. And what are the kind of negative feedbacks that disturb you apart from just डॉक्टरी कि आप डॉक्टर हो उसके बेस पर तो आपको फीडबैक नहीं मिला, बट आपको और क्या रीजंस की वजह से फीडबैक मिल जाता है जो बहुत डिसहार्टनिंग होता है? Yes, sometimes it's very, it bothers you a lot. Your doctor is also human, and your doctor could be unwell. Your doctor could be having an unwell child at home. A doctor could have an emergency and may have left for the day, or may have wanted to attend to something for a while, may have wanted to take a call from home, maybe from their child, or attend to an unwell child actually. But then it's inhuman because we are judged on the basis of availability, how polite we were, irrespective of a lot of times how our own state of mind is. And yes, the waiting time. Nobody likes to wait. Nobody likes to wait. We don't like to wait. We are also humans. We would also like to spend more time with our own families than to sit at just work attending to one patient after the other. And trust me, it's quite a task to be a doctor, honestly. While it is a blessing, it is also a task because nobody comes to a doctor because they're happy, they have a problem. And one after the other, we're just solving problems of our patients. But your problem could take a little longer. You may want to tell me a little more about yourself. It may take me a little more longer to talk to you. Maybe I'm in a procedure and there is a sudden emergency, some patient is bleeding, and I need to attend to that. So, as much as I would want to be available to somebody if they have appointment at 10:10, I should be available for them at 10:10. Maybe I'm available at 10:30 or 10:40. But it's not something that I have chosen as a deliberate choice to trouble you. No? It's something that is inevitable sometimes. And I think we should be considerate of that when it comes to doctors. What do you think should be added tabs on a GMB listing? For example, do you think as a doctor एक qualification criteria एक educated और qualified experienced dermatologist की ढंग से GMB पर visible हो, ताकि पेशेंट्स को ये समझ आए कि वो एक स्किन केयर एंथुजियास्ट के पास जा रहे हैं कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास? इसके अलावा ऐसे कौन से ऐसे टैब्स हैं जो आपको लगता है कि एक जीएमबी पर मिसिंग है, जिस पर गूगल को काम करना चाहिए? Two things, actually, maybe three. One is the degree of your doctor, second is the years of experience, and third, the institutes from where they have qualified. This is very important because बहुत लोग होंगे जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सोचते हैं कर सकते हैं, बट उनकी डिग्री परमिट नहीं करेगी, उनके पास डिग्री होगी नहीं, या उनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होगा। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का फ़ायदा ये होता है आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट पेशेंट से डील कर चुके होते हैं दैट यू आर एबल टू असेस फास्टर, you are able to give outputs better,
एंड अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, एबल टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट इट फास्टर एंड बेटर. एंड ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा. आपने कितने पेशेंट्स देखे हैं, आप कहाँ से पास आउट करके हैं, कहाँ से पढ़ कर आए हैं, और लॉट ऑफ दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड देन एक्सपीरियंस जो आपने बाद में लिया है ना. सो आई डेफिनेटली आई थिंक आपका एजुकेशन, आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आपके इंस्टीट्यूट्स, दिस शुड बी मेंशन ऑन योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल. एक बहुत इंस्टाग्राम पर अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट से रिलेटेड रील देखी जाएगी तो ज़रूर सनस्क्रीन्स के बारे में बात होगी. कौन सी सनस्क्रीन? मिनरल सनस्क्रीन, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन, स्प्रे सनस्क्रीन, स्टिक सनस्क्रीन, पाउडर बेस्ड सनस्क्रीन, कौन सी सनस्क्रीन लगानी है? ये कन्फ्यूजन कभी दूर ही नहीं हो रहा और बढ़ता ही जा रहा है. 3.0 का क्या क्लैरिटी एक 3.0 का पार्ट होगा, या फिर क्या कोई इतना बेसिक क्वेश्चन को बिना कॉम्प्लिकेट करे आंसर कर दे कि कौन सी सनस्क्रीन लगानी है? क्वेश्चन कभी आंसर ही नहीं होता, बस बढ़े जा रहा है आंसर, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है. तो सनस्क्रीन का आपके हिसाब से क्या सही यूज है और कौन सी सनस्क्रीन लगानी है? सनस्क्रीन सबको लगानी है, ये तो बहुत क्लैरिटी सबको होनी चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, बहुत सिंपल रखते हैं इसको. सनस्क्रीन आप यूज़ करो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से. आपको ऑयली स्किन है, आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगा लो. आपको पिंपल प्रोन स्किन है, आप मिनरल सनस्क्रीन लगा लो. आपकी ड्राई स्किन है, आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगा लो. आप मेकअप यूज़ करने के आदी हो, आप टिंटेड सनस्क्रीन लगा लो. आपको सनस्क्रीन, आप धूप में बहुत रहते हो, लाइट में बहुत रहते हो, आप अपने बॉडी पे लार्ज सरफेस एरिया पे सनस्क्रीन लगाना चाहते हो, आप स्प्रे सनस्क्रीन लगा लो. एंड फ्रैंकली मोर देन द फैक्ट कि SPF 30 है, 50 है, 80 है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन लगाओ और बार बार लगाओ. एवरी 2 to 4 आवर्स आप सनस्क्रीन को रिपीट करो. बालों पे भी लगा सकते हैं? हाँ, देर आर सनस्क्रीन्स फॉर योर हेयर ऑल्सो नाउ. एंड ये भी तो एक तरीके का प्रोटीन ही है जो फोटो डैमेज होता है आपके हेयर पे, तो आपको सनस्क्रीन बालों पे भी लगाना चाहिए. देर आर सनस्क्रीन्स फॉर योर हेयर ऑल्सो. यू शुड प्रोटेक्ट एनी एक्सपोज्ड एरिया ऑफ योर बॉडी. टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स जो स्किन केयर पर सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? मेरी एडवाइस ये है टीनेजर्स को कि आप अपनी स्किन की इनोसेंस जब तक हो सके उसको रिटेन करें. डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, या आप अननेसरी स्किन ट्रेंड्स को मत फॉलो करिए. इफ़ योर स्किन डजंट हैव अ पर्टिकुलर कंसर्न, देन आप बस एक मॉइस्चराइज़र रोज़ रात को लगाइए एंड यूज़ अ सनस्क्रीन ड्यूरिंग डे टाइम. बट हाँ, अगर आपको कोई स्किन कंसर्न है, पिंपल्स हैं, फेशियल हेयर हैं, देन इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग सम हैक या कोई ट्रेंड फॉलो करने के बजाय आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए एंड रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू टेक यू टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. हम आपको करेक्ट रिकमेंडेशंस दे देंगे जो आपकी स्किन के लिए अप्रोप्रिएटली लिमिटेड नीड के हिसाब से मिनिमल, जो आपके लिए एज अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगी वो करेंगे आपके लिए. क्या एक आइडियल स्किन केयर रूटीन भी हो सकता है जो लोग ऑनलाइन डिजिटली देखकर फॉलो कर सकें अपने एक रूटीन में? आइडियल तो नहीं, बट हाँ क्लोज टू आइडियल हो सकता है, जो एक जनरलाइज रूटीन बन सकता है, जो एज वाइज हो सकता है. जैसे आपकी 20s के लिए, आपकी 30s के लिए, आपके 40s के लिए एंड बियॉन्ड 40s के लिए, जिसमें जैसे आप अपने टीनेज में और 20s में सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ, दिन में रात में मॉइस्चराइज़र लगाओ. जब आपने 30s में आते हो तो हम AC में बहुत बैठते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग देन, तो हम थोड़ा सा अपना हाइड्रेशन गेम थोड़ा बेटर कर लें ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग आवर वर्किंग आवर्स. तो एक सिरम भी लगा लें, इंस्टेड ऑफ एन ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र आप सिरम भी लगा लो दिन में. देन यूज़ योर सनस्क्रीन. देन आप जैसे लेट 30s में आते हो, आप 40s में आते हो, आपका कोलाजन प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड क्रीम्स लगा सकते हो, नॉट रेटिनॉइड्स. रेटिनॉइड्स भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल एडवाइस के बेसिस पे, बट आई थिंक वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करें आपको बेटर है. बट जनरलाइज आप मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन C, ये अगर हम कहें तो वी कैन कम क्लोज टू आइडियल एज अ जनरल प्रिस्क्रिप्शन. क्या डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स भी वायरल होने चाहिए जैसे इन्फ्लुएंसर्स के एडवाइस प्रोडक्ट्स वायरल होते हैं? ऑनेस्टली नहीं, बिकॉज ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती है. प्रिस्क्रिप्शन मतलब ट्रीटमेंट, मतलब मैंने आपको देखा, मुझे आपके लिए जो सही लगा मैंने आपको एडवाइस दिया. दैट इज़ माई रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर. अगर मैं भी जाकर वहाँ पर खड़ी होकर 10 प्रोडक्ट्स बता दूँगी
एंड उसमें से 7 लोगों के लिए वो प्रोडक्ट्स ठीक नहीं होंगे, देन दैट इज रॉन्ग. बॉडी कॉन्टूरिंग के लिए वर्क करता है? सो डेफिनेटली बॉडी कंटोरिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो रहा है, एंड बट देन अवेयरनेस इज स्टिल लैकिंग. सो yes, we are trying to initiate awareness about body contouring and the devices that we have, and about nutrition, about wellness. बहुत कन्फ्यूजन है बॉडी कॉन्टूरिंग में, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव में क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि सिर्फ एक का चुपका 2 3 4 5 ब्रांड्स हैं जिन्होंने इतने टाइम से बॉडी कॉन्टूरिंग को या वेट लॉस को बहुत प्रमोट किया है, बट किसी को भी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, मसल टोनर्स क्या हैं. तो बॉडी कॉन्टूरिंग में आइडल बॉडी कॉन्टूरिंग करी कैसे जाए अगर नॉन इन्वेजिव के फॉर्म में हो, और डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे इसके अंदर हेल्प करते हैं किसी पेशेंट को? सो बॉडी कंटोरिंग मतलब आप इसको एज अ इन टोटो एंटिटी ऑफ वेलनेस लेकर चलिए. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, मैनेजिंग योर राइट वेट, मैनेजिंग योर राइट BMI, and combining it, because we all want a good looking body also. We want a healthy body, a fit body, and a good looking body. So your dermatologist's role is to assist you with in total wellness of your body when it comes to assisting you with the right nutrition. So most of your dermatologists who are into body and wellness, they will have a nice team that has been put together to look after different zones of body care. So a good nutritionist, good devices, because devices when it comes to body contouring, they will involve आपका fat layer, आपका muscle layer, आपका skin tightening. So different body contouring devices जो होंगे वो in toto different layers of body contouring, body shaping को target करेंगे. And this can only be understood by a person who's technically equipped to understand the right need for your body, for your specific किसी को बहुत ज़्यादा फैट लॉस की ज़रूरत नहीं है बट टाइटनिंग की ज़रूरत है. किसी को बहुत ज़्यादा फैट भी लॉस कराना ज़रूरी है, साथ में टाइटनिंग भी कराना ज़रूरी है. एंड फॉर सम पीपल वी ऑल्सो वॉन्ट फैट लॉस करने के बाद आप मसल स्टिमुलेशन भी करना चाहते हो, मसल बिल्डिंग भी करना चाहते हो, एट द सेम टाइम टाइटनिंग भी करना चाहते हो. सो वी हैव टू it is what each one of our bodies are different and the response is different. So that has to be studied by somebody जो समझ सके आपकी बॉडी को appropriately suggest and execute कर पाए what is right for you. इसमें सही टेक्नोलॉजीज क्या हैं? टेक्नोलॉजीज बहुत हैं, एंड वो डिफरेंट एरियाज ऑफ योर बॉडी कंटोरिंग जोन्स को टारगेट करती हैं. फैट लेयर को, मसल बिल्डिंग को, स्किन टाइटनिंग के जो सेल्स हैं उनकी स्टिमुलेशन को. फॉर एग्जांपल हम BTL की एक्सिलिस एलीट डिवाइस है वो यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक में, जो आपके जो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका फैट को मेल्ट करवा के स्किन टाइटनिंग भी करती है इन पैरेलल. सो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर पीपल जिनको बहुत फैट लॉस भी करना है, एट द सेम टाइम टाइटनिंग चाहिए. देन हम बॉडी हाइफू भी करते हैं अपने क्लिनिक में, विच इज़ बॉडी हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, विच इज़ अल्ट्रासाउंड एनर्जी फॉर पीपल जो फैट लॉस ज़्यादा नहीं चाहिए उनमें, बट हमें उनकी स्किन की टाइटनिंग करनी है. सो टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, and it is good to use the right FDA approved technology when it comes to body. डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को इंटीग्रेट करने में इनिशियली आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी और आप उसको अब तक ओवरकम कर पाए हैं, और अगर कर पाए हैं तो कैसे कर पाए हैं? So we are still work in progress. But हाँ हमने जब let's say about 10 years back, a decade back, जब हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना शुरू किया था तो हम भी लॉस थे. It took us about a decade to streamline and organize the entire appointment system in the first place. हमारा कोई पेशेंट वॉक इन था, कोई रेफरेंस से आता था, कोई वेबसाइट से आता था, कोई किसी प्लेटफॉर्म से आता था, एंड इट वॉजंट ऑर्गेनाइज्ड हमारा अपॉइंटमेंट सिस्टम. अब इट्स मोर स्ट्रक्चर्ड, इट्स मोर ऑर्गेनाइज्ड. देन हमारी प्रिस्क्रिप्शंस जो हम पहले मोस्टली हैंड रिटन होती थी और हम पेशेंट को दे देते थे, नाउ इट्स डिजिटाइज्ड, एंड हम उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास भी उसका एक बैकअप होता है. So even 5 years later, when you come to us, we will have a copy of your prescription.
we will know why you have visited earlier. So your healthcare records have become more organized, more streamlined, even with your healthcare practitioners. And आपके पास भी उनके डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं आपके हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स के, सो आपके लिए भी रिट्रीव करना अब आसान हो गया है. So in toto, I think it has taken a while. It has been a journey, but it has been worth the walk because we have been able to streamline our practice. We've also had to do a lot of learning. It has become easier for us to retrieve whatever data that we need आपको to डिजिटल do. ट्रेंड्स पता चलते हैं, आपको पता चलता है डिजिटली आप कौन से तरीके का पेशेंट आपके पास इस सीजन में Yes, है. that's also important because हमें ये भी पता चल जाता है कि अब हम AI assisted trends समझ पा रहे हैं कि हाँ, अब ये फंगल इन्फेक्शन का सीजन है, अब ये अटोपिक डर्मेटाइटिस का सीजन है, अब लेजर हेयर रिडक्शन के पेशेंट ज़्यादा आएंगे. सो ऑफ कोर्स ट्रेंड्स भी बहुत स्टडी होते हैं एंड ट्रेंड्स चेंज करते हुए दैट आल्सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड बेटर एंड वी आर बेटर प्रिपेयर्ड in terms of our practice and what we can provide to our patients. तो अब आप क्या इसको सेफली कह सकते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपके पोर्टल लिस्टिंग्स, एवरीथिंग अंडर वन रूफ हैं, जो आप एक अपॉइंटमेंट सिस्टम में देख पाते हैं ताकि आप उन पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर पाएँ? Even for patients, experience better हो गया है, वेटिंग टाइम कम हो गया है, अपॉइंटमेंट्स कंफर्म्ड मिल रही है, हमारे लिए भी आसान हो गया है, हमारे लिए बेटर हो गया है in terms of our practice hours also and appropriate utilization of our practice hours also. So productivity भी better हुई है हमारी भी and patient satisfaction भी definitely बहुत better हुआ है. आपके हिसाब से कैसे इंश्योर किया जा सकता है फॉर डिजिटल एक्सपर्ट्स हु आर इन डिजिटल मार्केटिंग एंड फॉर डॉक्टर्स कि डिजिटल कैंपेन्स एथिकल हो और अपने दायरे में प्रमोट किए जाएं? I think it's high time अब guidelines बहुत strictly define होनी चाहिए and they should be strictly outlined. And they should be out in the domain very clearly because अब जो thin line है between being a doctor and between being an influencer वो बहुत diffuse हो रही है. And it is time before we make mistakes which are irreversible. It is important that अब guidelines clearly define हो and doctors को भी clarity आए that this is this is the boundary. They can do this much and beyond it they mustn't. That is high time now that is defined. क्या ट्रेंडिंग DIYs जैसे राइस वाटर, हल्दी या बोल्स के अंदर आइस के अंदर अपना फेस डेली बेसिस पे डालना, क्या ये ट्रेंडिंग नुस्खे जो पुराने ज़माने के चलते आ रहे हैं, जो आज के डेट में एक डिजिटल एरा में फॉर्मुलेट हो चुके हैं, क्या ये सही हैं? अगर ये सही हैं तो कितने सही हैं और कितना स्किन केयर डैमेज क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई इसको एंडलेसली फॉलो करे? ऐसा नहीं है कि हमारी ट्रेडिशंस में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है. डेफिनेटली अगर हमारी ग्रैंड मदर्स ने गाइड किया है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी नुस्खे हैं जो नॉलेज बेस्ड कहीं ना कहीं रहे होंगे. नाउ बट देन कुछ ट्रेंड्स अब जैसे ये है आइस फेशियल्स, मुझे तो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है. आई कांट पुट माय फेस इन अ बोल ऑफ वाटर एंड लॉट्स ऑफ आइस इन इट. It's practically I think harsh on my whole psychology and my skin to just go through an extreme temperature like that. That too on a daily basis. That too on a daily basis. So I wouldn't validate that for sure. सो मॉडर्न हेल्थ केयर और ट्रेडिशनल मेथडोलॉजीज में कहाँ पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? कहाँ पर हम डिफरेंशिएट करें कि यहाँ हल्दी यूज़ करनी है, या राइस वाटर यूज़ करना है, या आइस फेशियल्स यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं, यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना है? वो कैसे बेस कैसे बने, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स कैसे जनरेट हो? आई थिंक आज के एरा में आई थिंक इट इज़ बेस्ट दैट हम डॉक्टर से एडवाइस ले लें बिकॉज आपका एक्सेसिबिलिटी, आपका एजुकेशन, आपका अवेयरनेस बेटर हो गया है and you can easily access a dermatologist now, at least in India. And I think it's high time that हम ये समझें that हम नुस्खे करके कितना benefit अपनी skin को करें. एक बारी जाए, एक बारी correct advice ले लो. There is no harm in that. It's only an advice. कोई implied contract थोड़ी ना है. जाओ अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लो and see, and maybe they give you the products. आपको ये नुस्खे करने की ज़रूरत ही ना हो, because if they go wrong then also you will have to go to a doctor to correct them. So might as well just go to a doctor in the first place and take the right suggestion for yourself. किसी भी डॉक्टर के लिए पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना कितना ज़रूरी है और डिजिटल मार्केटिंग इसमें कितना हेल्प कर सकती है?
पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि हर डॉक्टर को डिजिटली अब प्रेजेंट होना चाहिए, because I think as a part of our duty now as doctors is also that हम correct information हम दें, बिकॉज हमने इतनी पढ़ाई करी है, अपने आप को एजुकेट किया है सबसे पहले, तो हमारे पास वो बैकिंग है, एजुकेशनल बैकिंग है कि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हम अवेलेबल हों डिजिटली, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग हमारे सीनियर्स जिनसे हमने सीखा है, हमने पढ़ाई करी है, दैट दे शुड बी अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस बढ़ा पाएँ एंड एजुकेट करें अप्रोप्रिएटली to people instead of misinformation coming from wrong sources. It's important that हर डॉक्टर digitally present हो and educate करे सबको. क्या आपके पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो सैलून ट्रीटमेंट के बाद अपने स्किन को जलाकर आ गए या डैमेज करके आ गए या किसी तरीके की कोई नई प्रॉब्लम लेकर आ गए क्योंकि वो सैलून से डिजिटली गए थे और उन्होंने कुछ नया देखा और फिर कोई नया कांड हो गया? All the time. आज भी आया था पेशेंट. मैं अभी आपके पास आने से पहले मैं पोस्ट वैक्सिंग बर्न को ट्रीट कर कर आई हूँ. एंड स्ट्रॉबेरी लेग्स गर्ल्स ऑल द टाइम आती है हमारे पास वैक्सिंग करवा कर, बिकॉज आई थिंक लेजर हेयर रिडक्शन कराना ज़्यादा एक्सपेंसिव है. फ्रैंकली वो स्किन डैमेज हो चुकी है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉबेरी लेग्स रेपिटेटिव वैक्सिंग सेशन से. देन आपको हेयर फॉल हो रहा है और आप जाके अपने हेयर स्मूथनिंग करा रहे हो. यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर कर्ल्स फॉर अ बेटर लुक, बट आपको हेयर फॉल हो रहा है, आप अपने हेयर शाफ्ट को फर्दर डैमेज कर रहे हो. सो ऑल द टाइम ये तो प्रॉब्लम है जो हम ऑलमोस्ट डेली डील करते हैं. आई थिंक ऑल डर्मेट्स. जब मैं मीटिंग्स करता हूँ तो बहुत सारे डोरमैट्स हैं जो हमसे तब मिलते हैं या बहुत सारे एस्थेटिक प्रैक्टिसेस के एक्सपर्ट्स हैं जो हमसे मिलते हैं जिन्होंने एक अच्छा क्लिनिक बना लिया. क्लिनिक लैविश है, 5,000 स्क्वायर फीट का है, उनके पास सारे डिवाइसेस हैं, उनके पास एक क्यू स्विच्ड भी है, उनके पास एक अच्छा डायोड है या ट्रिपल वेवलेंथ है, उनके पास मेड फेशियल्स के डिवाइसेस हैं, उनके पास बॉडी कॉन्टूरिंग है, पर उनके पास पेशेंट्स नहीं है. और उनको ये पता ही नहीं है कि उनको इससे पहले एडुकेटिव कंटेंट, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, डिजिटल मार्केटिंग पर इन्वेस्ट करना है. और जब तक हमारे पास वो आते हैं तब तक हमें बोलते हैं कि उनके पास बजट्स ही नहीं है और या फिर वो कुछ ऐसी मेथडोलॉजीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं जो 10-15 साल पहले ही चेंज हो चुकी हैं. तो उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज है, गो स्लो एज फार एज बिल्डिंग योर प्रैक्टिस इज कंसर्न ऑन ग्राउंड. पहले आप एजुकेट करिए अपने पेशेंट्स को, रीच आउट टू द पॉपुलेशन, build your patients, and then let that drive your practice. There's no point. Yes, there are certain things जो हमें कुछ बेसिक डिवाइसेस हैं जो हमें एट द स्टार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस होने चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल अ लेजर हेयर रिडक्शन, a Q switch device और a hydrofacial. ये कुछ बेसिक डिवाइसेस हैं जो येस वी कैन स्टार्ट आवर प्रैक्टिस, बट बहुत लैविश सेंटर्स सेटअप करके लाइबिलिटीज लेकर रखने से बेटर है कि आप पहले रीच आउट टू द पॉपुलेशन, मेक अ पेशेंट बेस एंड ग्रो स्लो, ग्रो स्टडी एंड ग्रो इन द राइट वे. बी देयर फॉर योर पेशेंट्स. क्या आपको लगता है कि उनको प्लेटफॉर्म समझना आपके एक एजुकेटिव करिकुलम का पार्ट होना चाहिए ताकि उनको ये समझ आए आज के डेट में कि डिजिटली साउंड होना इक्वली ज़रूरी है जितना एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना हो? Absolutely, absolutely. Because it's important that इतनी जो information गूगल पे अवेलेबल है, सिंपल थिंग, मिनॉक्सिडिल. मिनॉक्सिडिल 98% पेशेंट्स आएंगे और कहेंगे डॉक्टर मुझे मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करना है. वाई? बिकॉज गूगल सेज सो. जबकि मेरा जॉब एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, आई नो मिनॉक्सिडिल एक वैजोडाइलेटर है, उसका काम है वेसल को खोलना, आपके हेयर फॉलिकल को नरिशमेंट बेटर करना. सो फॉर मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने पेशेंट को इन सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ दैट इट्स लाइक अ डैम. आप मिनॉक्सिडिल दे रहे हो, डैम खुल रहा है, पानी ज़्यादा आ रहा है, आपने मिनॉक्सिडिल बंद किया, डैम बंद हो गया, पानी कम हो गया. सो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम अपने पेशेंट को समझाएंगे, एंड व्हेन आई एक्सप्लेन इट टू माय पेशेंट्स इन दिस वे, इट्स माय जॉब टू undo what they have as misinformation. And if I'm available digitally to give them the right information in the first place, why and how will they get misled? So it's important that मैं ही available हो जाऊँ या डॉक्टर ही available हो जाए, correct information दे दे. So when they come to us in our practice, हमारे लिए आसान होगा फिर उनको समझाना.
to communicate with them and to get through to them, to get across to them. सो यू थिंक क्लासेस होनी चाहिए इस पर अब एटलीस्ट एल्गोरिदम्स पढ़ाने के स्टैंड पॉइंट से? शायद वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा because we already have so much to study when we're studying medicine, but it's time that a small section is introduced where it is important, where as a part of being a responsible doctor, you are taught that it's almost mandatory now to be available digitally and to be there speaking to the population, speaking to your patients and making them aware and educated. क्या आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया है? Oh yes, definitely. That is a very unfortunate part. Because for example, मुझे Korean glass skin चाहिए. But मेरी genetically तो skin वो है ही नहीं. It's not for my skin type. And so how can I make your skin Korean glass skin? And besides, 1 or 2 sessions of any procedure is not going to make your skin glossy, shiny, or glowy, dewy, and all of that. And it cannot be a Korean skin because you're not from Korea. So definitely ये थोड़ा सा misguidance हुआ है, and I think that's the part where a strong change is required. पर फिर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोरियन ग्लास स्किन इंडियंस के लिए अचीव करना इम्पॉसिबल है? अचीव करनी क्यों है? आप इंडियन हो, आपकी एथनिसिटी अलग है, आपकी स्किन टाइप अलग है, आपका मेलानिन कंटेंट अलग है, आप ट्रॉपिकल कंट्री से हो, आपकी स्किन टाइप आपके वेदर, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है, आपकी जेनेटिक लीनेज के अकॉर्डिंग है. Why would you want to become another skin? Yes, you can make this skin healthy, you can make this skin better looking, you can enhance this skin further. But why would you want to become somebody else? Be confident in your own identity. आजकल इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स पर हर कोई दूसरा इंसान स्किन केयर एक्सपर्ट बना हुआ है. इन एडवाइसेस को एक पेशेंट या एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट किस तरीके से देखे? So actually जब आप एडवाइस लेते हो as far as skin is concerned, आपको एक एक्सपर्ट की सुननी चाहिए. Now when we say expert, what do I mean by an expert? Expert is someone जिसने पढ़ाई करी हुई है, who knows about skin. Now your doctor has done 5 years of MBBS, 3 years of her or his MD, then probably a post MD senior residency, then some fellowships of observerships, and then your doctor calls himself or herself an expert in the field. Now you can't expect somebody who's just probably followed some trends or done something for themselves and then they'll call themselves influencers and experts. That's really not fair. I think it's best that you listen to your doctor, somebody who's studied, who understands skin as an organ, as a science, and is in a position to validate and speak the right sense when it comes to your skin. डॉक्टर साहब, डिजिटली एक प्रोस्पेक्टिव पेशेंट को या एक पेशेंट को जिसको किसी तरीके की स्किन प्रॉब्लम है, वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये स्किन केयर एक्सपर्ट एक्चुअली एक डर्मेटोलॉजिस्ट है या इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो पता कैसे चले? So actually most of your doctors now or whoever that you see on the internet now speaking about skin, you can go back and you can cross check their digital imprints. You can go back, you can look at their qualifications, you can understand ये practice कहाँ कर रहे हैं, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी है, what is their experience. Fortunately, in the era that we are in right now, you can go back and cross check everything digitally about your doctors or about anybody that you are following and understanding what is their background, what is their experience. So जब आप अपने डॉक्टर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं आपके डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है. हम सब अपने मेडिकल काउंसिल्स में, स्टेट मेडिकल काउंसिल में, नेशनल मेडिकल काउंसिल में हम रजिस्टर्ड हैं. आपको हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिख सकता है. आप हमारा प्रिस्क्रिप्शन पैड स्टडी करिए, आप देखिए कि हमने अपनी डिग्रीज़ क्या लिखी हैं उसमें, हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मेंशन किया होता है. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर. आप यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड वेरीफाई आवर मेडिकल कॉलेजेस. ये सब रजिस्टर्ड है आज की डेट में कि हमने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी है, अपनी अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, हम किस किस हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड हैं. यहाँ तक कि हमने, जैसे मैंने एमडी करी है एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी, मैंने डर्मेटोलॉजी में एमडी करी है, बट मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी एज वेल एज क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी है. बिकॉज मैंने अपनी एमडी के बाद सीनियर रेजिडेंसी करी है, तो मेरा क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी का स्किल स्ट्रांग हो गया वहाँ से. प्लस मैंने फेलोशिप्स करी हैं कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में, काम किया है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में, तो वहाँ से मेरी स्किल एक
बेटर हो गई. सो आप अपने डॉक्टर के बारे में उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक पता कर सकते हैं. आज की इंस्टाग्राम की दुनिया में ये बहुत ज़रूरी है जाकर क्रॉस चेक करना एंड अश्योर करना कि जिसके पास आप अपनी स्किन को दिखाने जा रहे हैं, जिसकी एडवाइस आप फॉलो कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड है. एंड ये बहुत आसान है आज की डेट में क्रॉस चेक करना है. आपके क्लिनिक के लिए आपने कब रियलाइज़ करा कि डिजिटल एड्स या कंटेंट डिजिटल फॉर्म में पब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? सो आई थिंक फ्रैंकली मेरी प्रैक्टिस की शुरुआत से मुझे ये बात क्लियर थी दैट आज के एरा में डिजिटली विजिबल रहना, डिजिटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी डॉक्टर. बिकॉज इन द प्रेजेंट जनरेशन जो हमारे पेशेंट्स हैं ये सब डिजिटली बहुत इक्विप्ड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड दैट इज़ द मीडियम थ्रू विच ये आप तक पहुंचते हैं. सो फॉर देम ऑल्सो टू रीच द राइट डॉक्टर इट इज़ important that the right doctors making themselves visible appropriately on a digital platform. तो जब मैंने शुरुआत करी थी the first thing that I did was I registered myself on all the appropriate platforms. I made sure that the information about me is legitimate और सब तक वो correct information पहुंच रही है. Then I started making videos, educational videos, awareness videos. Because तब तक हमारी actually frankly guidelines बहुत clear नहीं थी about whether a doctor can promote themselves, they can promote their clinic, वो कितना बता सकते हैं, कितना नहीं बता सकते हैं. But then I think it is an important duty for every doctor to make their patients or make the people aware. तो हमने awareness videos, educational videos बनाना शुरू किया. फिर हमने अपनी एक website बनाई एंड दैट वाज एसेंशियली क्योंकि हम अपने बारे में और थोड़ा डिटेल में बताना चाहते थे. वी वांटेड पीपल कि हम तक कैसे पहुँचें, वो एक माध्यम बन पाए उनके लिए फॉर देम टू कॉन्टैक्ट अस. एंड देन इवेंचुअली येस देन केम इन सोशल मीडिया एंड देन हमने अपना प्रेजेंस वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग किया. And I would strongly recommend that every doctor should be strong as far as their digital imprints are concerned. And also for every patient, वो अपने डॉक्टर के बारे में या कोई भी प्रोसीजर, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी अपनी डिजीज़, डिसऑर्डर या कोई भी टेंडेंसी इन देयर बॉडी को भी समझना चाहते हैं तो उस स्पेशलिटी के अपने उस डॉक्टर के बारे में सब डिजिटली वो देखें, पढ़ें, जानें और फिर अपने डॉक्टर को और इंटरेक्ट करके और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं. हमारे माध्यम से आप इन्फ्लुएंसर्स को और हमारी क्रिएटर कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सब इन्फ्लुएंसर से, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. बट अगर हम इसी जो हम रिकमेंडेशंस कर रहे हैं इसी को अगर हम थोड़ा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को इंक्लूड करके थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्सप्रेस करें, थोड़ी इंफॉर्मेशन को साइंटिफिकली या किसी डॉक्टर के साथ वैलिडेट करके हम एक्सप्रेस करें तो द होल आइडिया इज़ कि हमारे पेशेंट्स का या हमारे लोगों का स्किन बेटर हो, ना कि उनकी स्किन पर कोई डैमेज हो, कोई नुकसान हो. अगर हम एज इन्फ्लुएंसर्स अगर आप अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से वेटिंग कराकर अपना कंटेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच सो दैट वी वर्क इन कोलैबोरेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्किन हेल्थ ऑफ पीपल इन जनरल. Not just to make people beautiful temporarily, but in the long run we'll end up causing some harm to them. We can work together to improve the skin of people, to improve the skin health of people. डर्मेटोलॉजी इंडस्ट्री में और एस्थेटिक्स इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं टेक्नोलॉजी समझते हुए, इंग्रेडिएंट समझते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हुए. पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, जो आपके थ्रू पता चली. पूरी जर्नी अनफोल्ड हुई लास्ट एक डेकेड की. तो उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया. थैंक यू कि आपने टाइम दिया और आपने हमारे को हेल्प करी, हमारी ऑडियंस को ये समझाने में कि डिजिटल ट्रेंड्स क्या होती हैं, डर्मेटोलॉजी कैसे वर्क करती है, एल्गोरिदम्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कैसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स क्रिएट करने चाहिए और सबसे ज़्यादा अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एज अ स्किन केयर एंथुजियास्ट while promoting content and as also a patient while looking for the right doctor for your skincare or your hair care routine. So thank you डॉक्टर साहब, आप आए और हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. आई होप हम फिर से एक नया पॉडकास्ट करेंगे और कुछ नया डिस्कस करेंगे जो प्रॉबली स्किन केयर 3.0 को और अच्छी तरीके से अनलॉक करेगा और फ्यूचर ट्रेंड्स डिस्कस करेगा जो AI रिलेटेड होंगे. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन.
It honestly was a delight for me to be able to get this platform, to be able to talk to you and to talk to everyone so clearly about my experience as a dermatologist in the digital era, and how my journey has been. To be able to talk about that has been quite a pleasure. And honestly, I'm looking forward to creating more content and educating my patients and the population in general, even in the future. Thank you so much.